देवनागरी 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 लिपि हमारी हम सबको है प्यारी। देवनागरी लिपि हमारी हम सबको है प्यारी। लिपि की विकास यात्रा के प्रथम भाग में आपने देश विदेश में लिपियों के विकास की जानकारी प्राप्त की तथा भारत में ब्राह्मी और देवनागरी लिपि के प्रयोग का ज्ञान भी प्राप्त किया। विकास यात्रा के क्रम में कार्यक्रम के इस द्वितीय भाग में हिंदी के संदर्भ में उसके स्वरूप और विशेषताओं पर चर्चा की जाएगी। आज हम लिपि की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। आप बता सकते हैं कि अच्छी लिपि से क्या मतलब है? अच्छी लिपि वह है मैम जो मौखिक भाषा को सरलता और स्पष्टता से लेखन में प्रस्तुत कर सके और जो सुंदर भी हो। सुंदर लगना अच्छी लिपि का गुण तो है, लेकिन अनिवार्य तत्व नहीं। अनिवार्य ये है कि लिपि आसान हो। आसान का अर्थ समझा सकते हैं? जी, मैं कोशिश करूंगी। हर वर्ण दूसरे वर्ण से अलग पहचाना जाना चाहिए। सही है, हिंदी की लिपि में ये गुण है। और कोई बात? हर वर्ण का अपना उच्चारण होना चाहिए। हाँ, इसे हम वर्ण का ध्वनि मूल्य कहते हैं। एक वर्ण का विभिन्न शब्दों में हर जगह समान उच्चारण होना चाहिए, तभी हम आसानी से शब्दों को पढ़ पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि शब्दों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? शब्द की वर्तनी। बिल्कुल सही। जिस भाषा की लिपि आसान हो, उसमें शब्दों की वर्तनी ही शब्द के उच्चारण का संकेत कर देती है। हम वर्तनी की चर्चा आगे करेंगे। चलिए देखें कि अच्छी लिपि के लक्षण क्या हैं। शब्द आसानी से लिखे जा सके, वर्णों की रचना ऐसी हो कि हम उन्हें बिना भ्रम के पहचान सकें, वर्णों का ध्वनि मूल्य हर जगह समान हो, जिससे हम वर्तनी से ही शब्द का सही उच्चारण कर सकें और समझ भी सकें। आपने अभी सीखा कि अच्छी लिपि में हर वर्ण की निश्चित ध्वनि होनी चाहिए। अब हम इस बात की व्याख्या करें। ये बताइए कि लिपि का काम क्या है? जी, हम जो बोलते हैं उसे लिखने के लिए हमें लिपि चाहिए। बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन हम जो भी बोलते हैं क्या उसे लिख पाना संभव है? आप क्या कह रही हैं मैम? समझ में नहीं आया। मैं चिट्ठी में वे सारी बातें लिख तो लेती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, मैं एक वाक्य बोलती हूँ, उसका अर्थ बताइए। आप कैसे जा रहे हैं? आप जानना चाहती हैं कि मैं पैदल जा रही हूँ या टैक्सी से? नहीं, मैं समझता हूँ कि आप पूछ रही हैं कि मैं बिना अनुमति के क्यों जा रहा हूँ। आप दोनों सही हैं। बोलने के तरीके से इस वाक्य के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। शायद कोई तीसरा चौथा अर्थ भी निकले। ये उदाहरण देने का मेरा उद्देश्य यही दिखाना है कि मौखिक भाषा के सारे अर्थों को लिखित भाषा नहीं दिखा पाती। फिर तो लिखित भाषा बिल्कुल बेकार है। हमें हर वाक्य का अर्थ बोलकर ही समझाना पड़ेगा। ऐसी बात भी नहीं है, नहीं तो हमारे पास इतना सारा लिखित साहित्य न होता। भाषा के इन दोनों रूपों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दोनों ही अपना काम बखूबी करती हैं। मैम, आपने अभी जो उदाहरण दिए उन्हें लिखित भाषा में कैसे स्पष्ट करेंगी? पहले अर्थ में ये वाक्य सामान्य प्रश्न है, आप कैसे जा रहे हैं, परंतु इसका दूसरा अर्थ ही कुछ विशिष्ट है, यानी बिना अनुमति के आप कैसे जा रहे हैं। अगर किसी नाटक या उपन्यास में नायक के मुंह से यही विशिष्ट अर्थ वाला वाक्य बुलवाना हो तो लेखक उस भाव को स्पष्ट कर देता है। जैसे कि यहां देखिए, नायक रोषपूर्ण स्वर में, तुम यहां कैसे आए? समझ गया। इसी तरह अगर चुनौती के रूप में कहना हो तो निर्देश को कोष्ठक में लिख देना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए, नायक ऊंचे स्वर में, देखता हूं तुम कैसे नहीं दोगे। बहुत अच्छा, आप लोग लेखन कौशल में पारंगत होते जा रहे हैं।
इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाषा के दोनों रूप, लिखित और मौखिक, हमारे विचारों और भाव संप्रेषण के माध्यम हैं। हम जो बातें बोलकर प्रकट करते हैं, उन्हें उसी अर्थ में लिखकर व्यक्त कर सकना भाषा की विशेषता है। समान अर्थ देने के लिए भाषा के उच्चारण और लेखन में तालमेल होना चाहिए। इस तालमेल को हम ध्वनि वर्ण सामंजस्य के नाम से जानेंगे। यहाँ ध्वनि वर्ण सामंजस्य का अर्थ ये है कि जिसमें भाषा के हर वर्ण का एक निश्चित उच्चारण हो और हर ध्वनि का एक ही वर्ण हो। ये सामंजस्य केवल वैज्ञानिकता की दृष्टि से ही नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से भी आवश्यक है। अगर किसी एक ध्वनि के लिए कई वर्ण हो या एक ही वर्ण कई ध्वनियों का उच्चारण दे, तो सीखने वाले को परेशानी हो सकती है। आमतौर पर भाषाओं में वर्णों की अपेक्षा ध्वनियाँ ज़्यादा होती हैं। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि एक वर्ण अधिक ध्वनियों को दिखाए। जानते हैं कि सामंजस्य को तोड़े बिना ये कैसे किया जा सकता है? जी, हम नहीं जानते, कृपया समझाएं। पहले हम जान लें कि ध्वनियाँ ज़्यादा क्यों हो जाती हैं। ध्वनियाँ आसपास की ध्वनियों के कारण बदल जाती हैं। एक उदाहरण लें। हिंदी में एक स्वर है ऐ। अब इन शब्दों में इसका उच्चारण सुनिए। पैर, मैला, तैरना, कसैला। अब इन शब्दों को सुनिए। अय्याशी, सैयद, तैयार, ततैया। ये शब्द भी स्वर आई से ही लिखे जाते हैं, लेकिन इनका उच्चारण आई से भिन्न है। आपने ठीक पहचाना। आपको कुछ और नजर आ रहा है? हाँ, इन 4 शब्दों में आई के बाद व्यंजन य है, जो पहले वाले शब्दों में नहीं है। बहुत अच्छा। अब हम एक नियम बना सकते हैं। नियम: व्यंजन य से पहले आई का उच्चारण अय होगा, शेष सब जगहों में आई होगा। अगर हम नियम से वर्ण और ध्वनि के बीच संबंध स्थापित कर सकें, तो ध्वनि वर्ण सामंजस्य बना रह सकता है। ये तो मजेदार बात है। नियम जान लें तो उच्चारण करने में कोई गलती नहीं होगी। सही बात है, पर कई बार केवल नियमों की जानकारी ही पर्याप्त नहीं होती। एक उदाहरण ले लें। हिंदी की एक विशेषता है जिसे हम अलोप कहते हैं। नियम है, शब्द के अंत का अ उच्चरित नहीं होता, जैसे कि राम, काल, चार आदि। इस क्रम में दूसरा नियम है, जिस शब्द में 4 स्वर हों और अंतिम स्वर ह्रस्व हो, वहां दूसरा अ उच्चरित नहीं होता। शब्द क, र, ता, ल लें। पहले नियम से अंतिम अ का उच्चारण नहीं होगा, वह ह्रस्व है, अतः र का आकार भी उच्चरित नहीं होगा। इसी तरह के अन्य शब्द हैं सरगम, वारदात, जड़मति, जलवायु आदि। अब एक और शब्द देखें, बेरहम। नियम के अनुसार अंतिम अ का उच्चारण नहीं होगा, वो स्वर ह्रस्व है। बताए गए नियम के अनुसार र का आकार उच्चरित नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ उसका उच्चारण होता है, बेरहम। इसके लिए हमें नियम में संशोधन करना होगा। अगर शब्द में उपसर्ग है तो ये नियम लागू नहीं होगा। अन्य उदाहरण हैं असमान, नासमझ, नापसंद, बेअकल, बाअदब, लाजवाब। मैम, यदि हमें सारे नियमों का पता लग जाए तो हम सही उच्चारण कर सकेंगे ना? भाषा की संरचना इतनी सरल नहीं होती। वो उफनती नदी है, किनारे तोड़कर बहती है। हमें कई जगह नियमों के अपवादों की भी जानकारी चाहिए होती है। अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी की मुख्यतः क, ग, ख, ज, फ और औ ध्वनियां हिंदी में आई हैं, जिनमें से 2 क और ग तो हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। एक ख लगभग हिंदी ख में खपने की प्रक्रिया में है और शेष 2 ज, फ धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने बनाए रखने के लिए संघर्षरत हैं। ध्यान रहे कि कुछ शब्दों में ज
और ज के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। इसलिए भाषा शिक्षण में इन वर्णों के सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए राज, राज, जीना, जीना, फन, फन, कफ, कफ। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत औ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए, जैसे ऑक्सीजन, ऑर्डर, कॉफी, कॉलेज, डॉक्टर, नॉलेज। हम नई ध्वनियां न लें या लें तो वर्ण बना लें, अन्यथा अवैज्ञानिकता शुरू हो जाती है। अगर हम फोटो लिखकर फोटो बोलें तो अंग्रेजी ना जानने वालों के साथ अन्याय करते हैं। मैम, लोग शब्द के लिखित रूप से उच्चारण नहीं करते, उस शब्द के अंग्रेजी उच्चारण की जानकारी के आधार पर बोलते हैं। हाँ, इसी कारण भ्रमवश लोग कई गलतियां भी करते हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण जानती हूँ। कुछ लोग रिवाज को रिवाज बोलते और लिखते हैं और मजबूर को मजबूर बोलते और लिखते हैं। मैं और भी उदाहरण जानता हूँ। मेरे कुछ दोस्त अक्सर फिर भी बोलते हैं, फाटक को फाटक बोलते हैं। मैम, ये फिर भी गनीमत है। कुछ लोग तो मुझे फूल की तरह सुंदर हो कहते हैं। हमने अभी तक वर्ण और उच्चारण में तालमेल की बात की। सही उच्चारण और लेखन के लिए ये सामंजस्य आवश्यक है। सामंजस्य न हो तो भाषा सीखने वालों को बड़ी परेशानी होती है। संक्षेप में यदि कहें तो ध्वनि वर्ण सामंजस्य में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे हैं: एक वर्ण के लिए एक ध्वनि की व्यवस्था। एक वर्ण से अधिक ध्वनियां सूचित हों तो नियम से व्यवस्था बता सकना। विदेशी शब्दों में प्रयुक्त भिन्न ध्वनियों के लिए अपनी भाषा की ध्वनि का प्रयोग या नए वर्ण का निर्माण। आओ हम सब लिपि से संबंधित एक और पहलू की चर्चा करेंगे। किस पहलू की मैम? लिपि के मानकीकरण की। मानकीकरण का क्या अर्थ है मैम? सबसे पहले मानकीकरण की अवधारणा को समझते हैं। देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी में अनेक प्रकार की विविधताएं देखी जाती हैं। इनसे प्रयोक्ताओं के लिए बड़ी भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इससे बचने के लिए देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी में एक रूपता विषयक प्रयास करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संस्था केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इनके मानक स्वरूप का निर्धारण किया गया है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हिंदी में एक क्रिया है जिसे 4 तरह से लिखा जाता है। जाइए, य पर मात्रा, जाए ए के साथ, जाय या पर कोई मात्रा नहीं, जावे व पर ए की मात्रा। मैम, इनमें कौन सा रूप सही है? आपका ये प्रश्न ही मानकीकरण का अर्थ स्पष्ट कर देता है। वैसे तो इन चारों रूपों का प्रयोग होता रहा है, किंतु मानक रूप एक ही है और वो है जाए, ए पर कोई मात्रा नहीं। हम चाहेंगे कि सभी इसी मानक रूप का प्रयोग करें जिससे किसी को कोई भ्रम न हो। एक रूपता मानकीकरण का पहला उद्देश्य है। इसका मतलब है कि मानकीकरण का दूसरा उद्देश्य भी है? हाँ, और तीसरा भी है। पहले दूसरे उद्देश्य यानी सरलता की चर्चा कर लें। पंचमाक्षर को अनुस्वार से लिखना अधिक सरल है, जगह भी कम लेता है। इसे इस तरह से लिख सकते हैं। पंचमाक्षर अंग लिखित शब्द अंक, शंख, अंग, संघ। या लिखित शब्द मंच, पंछी, कुंज, झंझा। अण लिखित शब्द कंटक, कंठ, अंडा। न लिखित शब्द अंत, पंथ, बंद, गंध। म लिखित शब्द कंपन, गुम्फन, कंबल, दंभ। इन उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि अनुस्वार का ध्वन्यात्मक मूल्य उसके बाद आने वाले व्यंजन पर निर्धारित होता है और नियम से उच्चारण का भी पता चल जाता है। यानी हर वर्ग के व्यंजनों से पहले उसी वर्ग के नासिक्य का उच्चारण। हाँ, इसीलिए इसे पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का नियम कहा जाता है।
अब हम आते हैं तीसरे उद्देश्य पर, ये प्रयोज्यता। प्रयोज्यता? हाँ, प्रयोज्यता। इसे अभी स्पष्ट करती हूँ। दो व्यंजनों को मिलाकर लिखने के तरीके देखिए। पुराने तरीके में दोनों व्यंजन ऊपर नीचे लिखे जाते हैं, जबकि मानक विधि में ये क्रम से लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ। आपने गौर किया होगा कि पुराने ढंग के संयुक्त व्यंजन कम जगह लेते हैं, शायद जल्दी भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन इन मानक रूपों को अपनाने का एक विशेष प्रयोजन है। वो है टंकण और मुद्रण की सुविधा। पुराने ढंग के टंकण यंत्र में सारे संयुक्त व्यंजनों को समेटना संभव नहीं था, इसलिए हलंत वाले रूप ही मानक रूप माने गए। लेकिन कंप्यूटर में तो संभव है ना? कंप्यूटर में तो संभावनाएं बनती हैं, किंतु लेखन में संयुक्त व्यंजन के प्रयोग में एक रूपता और सरलता की दृष्टि से मानक रूपों का प्रयोग ही उचित है। तब तो हमें इसी रूप को अपनाना चाहिए। चलिए हम मानकीकरण के लाभों की भी चर्चा कर लें। आजकल हम भाषा संबंधी विविध कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वाक से पाठ यानी स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारी वाणी सुनकर उसे टंकित कर सकता है, पर इसके लिए मानक उच्चारण अनिवार्य है। पाठ से वाक यानी टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर लिखे या छपे हुए पाठ को पढ़कर सुनाता है। इसके लिए भी मानक लेखन अनिवार्य है। अध्यापन और भाषा प्रयोजन के क्षेत्र में कंप्यूटर बहुत सारी संभावनाएं प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके लिए मानक लिपि एक अनिवार्यता है। मानक रूप के अभाव में यदि कंप्यूटर के उपयोग में कठिनाई उत्पन्न हो तो भाषा विकास की दौड़ में पिछड़ जाएगी। जी मैम, मेरी समझ से हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा के रूप में विकसित करने के लिए मानक रूप को अपनाना अनिवार्य है, पर यह मुमकिन कैसे हो पाएगा? ये जानने से पहले हम देख लें कि भाषा में कहाँ-कहाँ मानकीकरण की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आपने देखा कि भाषा के इन सभी पक्षों में मानकीकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन आज हमारा संबंध सिर्फ लिपि से है, इसलिए हम लेखन से संबंधित मानकीकरण की ही चर्चा करेंगे। मानकीकरण के कई आयाम हैं। इनमें सबसे पहला है एक ही वर्ण के लिए एकाधिक लिपि चिन्हों में से मानक रूप का प्रयोग करना। यहाँ हमने थोड़े ही उदाहरण देखे। एक रूपता की दृष्टि से आज लिखने के लिए हमें मानक वर्णों का ही प्रयोग करना चाहिए। हमें वर्णों को मानक आकृति में दिखाना चाहिए, नहीं तो हम इसे पढ़ नहीं पाएंगे। पाठ से वाक सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करेगा। अब वर्णों की मानक आकृति से संबंधित दूसरे आयाम की चर्चा करेंगे। ये है वर्णों की बनावट। छपाई आदि की दृष्टि से वर्णों की बनावट सुनिश्चित है। हमें लेखन में वर्ण की संरचनागत विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम बिना भ्रम के ठीक से पढ़ सकते हैं। र की नीचे की रेखा सीधी होनी चाहिए। अगर यह टेढ़ी होती जाए तो ट के साथ भ्रम की गुंजाइश रहती है। भ की शिरोरेखा केवल खड़ी पाई पर होती है। अगर पूरे अक्षर पर शिरोरेखा पड़ जाए तो म के साथ भ्रम की गुंजाइश रहती है। अगर हम च या ज की सही आकृति ना लिखें तो इनका द्वित्व पहचानने में नहीं आएगा। आप समझ गए हैं ना? वर्ण और वर्ण की आकृति दोनों मानक हों तभी हम कंप्यूटर के लिए उपयुक्त कार्यक्रम अर्थात सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब हम वर्णमाला तथा अकारादि क्रम की चर्चा करेंगे। जगमोहन, ये बताओ, शब्दकोश में
क्षत्रिय को कहाँ ढूंढोगे? मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है कि क्ष, क और श का संयुक्त रूप है, इसीलिए शब्दकोश में इसे क्व के बाद देखना चाहिए। ठीक, परंतु परेशानी यहाँ ये है कि हमने वर्णमाला में इसे संयुक्त व्यंजन का स्थान देकर ह के बाद रखा है। ऐसी ही कुछ समस्या ज और फ के साथ भी है। अगर हम इन्हें हिंदी की आगत ध्वनियां माने तो इनका वर्णमाला में अपना स्थान भी होना चाहिए। यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वर्णमाला का जो क्रम होगा उसी क्रम से शब्दों की अकारादि क्रम से सूचियां बनेंगी। ध्यान रहे कि मानक वर्तनी का संबंध न केवल लेखन से बल्कि उच्चारण की समस्याओं से भी है। आइए सबसे पहले उच्चारण के कारण वर्तनी की समस्याओं की बात करें। सही उच्चारण करना सही वर्तनी के लिए आवश्यक है, जैसे कि जाति और जाति का सही उच्चारण करना लेखन में अंतर के लिए जरूरी है। मात्राओं के ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का उच्चारण सिखाते समय मात्राओं का सही उच्चारण करना आवश्यक है। मिसाल के तौर पर मात्राओं को सिखाते समय उच्चारण छोटी ई और बड़ी ई जैसी अभिव्यक्तियों का सहारा लेने से हम सही उच्चारण नहीं सिखा पाते। परेशानी ये है कि कभी-कभी अध्यापक स्वयं सही उच्चारण नहीं करते, इससे बच्चों की वर्तनी नहीं सुधरती। ऐसा कहना कि बकरी शब्द में छोटी ई नहीं बड़ी ई है ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों बार दीर्घ ई का ही उच्चारण हुआ है। छात्रों को उच्चारण से ही सही वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए। कल, काल, दाम, धाम, दिन, दीन, मेला, मैला, जरा, जरा, साल, शाल, ताला, टाला, नवी, नबी। अच्छा, हमने चर्चा की थी कि शब्द के किन्हीं स्थलों में स्वर अ का लोप हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि बर्तन और बर्तन का उच्चारण समान है, परंतु उचित ये होगा कि इन दोनों रूपों में से पहले वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए। पर यहाँ ये ध्यान रहे, संस्कृत शब्दों की वर्तनी निश्चित होती है। जैसे हम दर्पण को दर्पण नहीं लिख सकते। मैंने कहीं पर दर्पण भी लिखा देखा है। हाँ, ये संस्कृत शब्द दर्पण के तद्भव रूप की वर्तनी है। इसे भी हम दर्पण नहीं लिखते। अंत में मैं वर्तनी और व्याकरण के विषय से संबंधित एक आध बात और कहना चाहूंगी। आप जानते हैं कि पर्दा और परदा दोनों लिख सकते हैं, लेकिन वह काम करता है नहीं लिख सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि कर्ता संज्ञा है, कर्ता क्रिया। आपका कहना सही है, लेकिन आपने मेरे क्यों का उत्तर नहीं दिया। आप कोशिश करेंगी? कर, लिख आदि क्रिया शब्द हैं। इनके साथ ता, ना आदि प्रत्यय जुड़ने पर इनका रूप नहीं बदलता। बिल्कुल सही। इसीलिए करना, करता, लिखना आदि शब्दों में कर, लिख के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रिया, आप बता सकती हैं उल्टा की वर्तनी क्यों गलत है? क्योंकि उलट में प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। ध्यान रखिए कि वर्तनी का संबंध लेखन, उच्चारण, वाक्य सभी के साथ है। उच्चारण सही वर्तनी का संकेत देता है, जैसे काना, खाना। ध्वनि वर्ण सामंजस्य हालांकि दोहरे रूपों की छूट देता है, जैसे बर्तन, बर्तन आदि। परंतु यहाँ उचित यही है कि वैकल्पिक रूपों में से पहले वाले रूप यानी बर्तन को ही प्राथमिकता दी जाए। हमें मानक रूपों का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे गद्दा, गंदा आदि लिखा जाना चाहिए। गंदा, गद्दा आदि मानक रूप नहीं है। व्याकरणिक ज्ञान भी वर्तनी के सही प्रयोग का आधार है। कर्ता संज्ञा शब्द है, करता
क्रिया शब्द। ग ल त से ग ल ती ही बन सकता है, गलती नहीं। ये बात उच्चारण या ध्वनि वर्ण सामंजस्य से नहीं स्पष्ट होती। हम इसे शब्द रचना संबंधी नियम से ही जान सकते हैं। अब आपके प्रश्न पर आती हूँ कि मानकीकरण कौन करता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। भारत सरकार ने देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी के मानकीकरण का दायित्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संस्था केंद्रीय हिंदी निदेशालय को सौंपा है। निदेशालय ने ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों से देश भर के प्रमुख विद्वानों के परामर्श से ये कार्य संपन्न किया है। इस क्रम में मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, विरामादि चिन्ह, हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एक रूपता, पैराग्राफों आदि के विभाजन में सूचक वर्णों तथा अंकों का प्रयोग तथा यूनिकोड और देवनागरी के संबंध में निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं। अंत में हम ये चर्चा करेंगे कि देवनागरी लिपि का भारत के संदर्भ में क्या महत्व है। जिस तरह हिंदी भाषा भारतीय भाषाओं के बीच संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वाह करती है, उसी तरह देवनागरी भी संपर्क लिपि की भूमिका अदा कर सकती है। संपर्क लिपि से आपका क्या तात्पर्य है? वो लिपि जो हमें दूसरी भाषाओं तक पहुंचाए। एक उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो सकती है। भारत बहुभाषी देश है। यहाँ लोग एक से अधिक भाषाएं जानते हैं, लेकिन लिपि न जानने के कारण दूसरी भाषाएं पढ़ नहीं सकते। आप अनुमान करें कि भारतीय भाषाओं का साहित्य देवनागरी में उपलब्ध होता तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल, पाठकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम देवनागरी में भारत की सारी भाषाओं को लिख सकते हैं? सिद्धांततः हाँ, क्योंकि सारी भारतीय भाषाओं की लिपियां ब्राह्मी की अक्षरिक पद्धति पर आधारित हैं। फिर भी थोड़े अंतर तो हैं ही। मराठी, गुजराती तथा द्रविड़ भाषाओं में ल वर्ण है जो हिंदी में नहीं है। इसी तरह द्रविड़ भाषाओं में ह्रस्व ए तथा ओ स्वर हैं जो हिंदी में नहीं है। निदेशालय के तत्वावधान में परिवर्धित देवनागरी की व्यवस्था का विकास किया गया है, जिससे हम भारत की समस्त भाषाओं के शब्दों को आसानी से लिख पढ़ सकें। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा संविधान विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में निबद्ध करते हुए बहुभाषी कोश, भारतीय भाषा कोश निर्माण एवं प्रकाशन कार्य किया गया। देवनागरी लिपि संस्कृत के अखिल भारतीय स्वरूप के लिए तथा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के विविध रूपों के लिए प्रयुक्त होती रही है। यही नहीं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाएं यथा मराठी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, मैथिली, संताली, मणिपुरी, डोगरी आदि भी इसी लिपि में लिखी जाती हैं। इसी लिपि को आधार बनाकर समस्त भारतीय भाषाओं के लिए अतिरिक्त लिपि के रूप में परिवर्धित देवनागरी का विकास किया गया है। संपर्क लिपि के और भी फायदे हैं। हाँ, बताइए। हम जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो सड़कों के नाम, बस का गंतव्य, टिकट और रसीदें, दुकानों के नाम सब स्थानीय भाषा में हो तो बड़ी कठिनाई होती है। साथ में छोटा ही सही देवनागरी में भी विवरण हो तो देश भर के यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी। हाँ, आज लोग अंग्रेजी की रोमन लिपि को संपर्क लिपि के रूप में काम में लाते हैं, लेकिन इससे सबको लाभ नहीं होता। देवनागरी लिपि की दूसरी भूमिका है जिसे हम राष्ट्रलिपि की भूमिका कह सकते हैं। राष्ट्रलिपि के 2 प्रयोजन तो मैं बता सकती हूँ। सिंधी बोलने वाले पूरे भारत भर में हैं। वे एक दूसरे से लिखित भाषा में संपर्क करना चाहें तो देवनागरी ही उत्तम विकल्प है। यदि वे अपनी पुरानी लिपि में ही लिखें तो यकीनन इससे संपर्क सीमित हो जाएगा, क्योंकि सभी सिंधी भाषी अब पुरानी लिपि से परिचित नहीं हैं। हाँ, यही बात कोंकणी पर भी लागू होती है। कोंकणी भाषा भारत के 3 प्रदेशों में बोली जाती है, केरल, कर्नाटक और गोवा।
देवनागरी में लिखने पर कोंकणी भाषी समुदाय एकजुट हो जाता है। ये आपको कैसे मालूम? मैं निपानी से हूँ, मेरी मातृभाषा कोंकणी है। मलयालम लिपि में कोंकणी लिखी जाए तो मैं पढ़ नहीं सकता। बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा प्रयोजन क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में अब अनेक भाषाएं और बोलियां ऐसी हैं जो लिखी नहीं जाती। उनके लिए देवनागरी लिपि अपनाई जा सकती है। इससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क का सशक्त आधार मिल जाता है। जी, कुछ दिन पहले हमने निदेशालय की वेबसाइट देखी। उसमें लिखा है कि संताली, बोडो आदि भाषाओं ने देवनागरी को अपना लिया है। हाँ, परंतु भारत की कई अन्य भाषाएं जैसे ओराम, गोंडी, आओ, अंगामी आदि कई भाषाएं भी लिपि चाहती हैं। इन भाषाओं के लिए देवनागरी एक अच्छा विकल्प है। मैम, मेरी राय में देवनागरी राष्ट्रीय लिपि के रूप में एक और भूमिका निभा सकती है। हाँ, बताइए, कौन सी भूमिका? बहुत लोग किसी अन्य भारतीय भाषा को केवल बोलचाल की भाषा के रूप में सीखना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए परिवर्धित देवनागरी बहुत उपयोगी हो सकती है। हाँ, ठीक कहा आपने। आपको देवनागरी लिपि के राष्ट्रीय महत्व की बात समझ में आई? आइए इन संकल्पनाओं को एक बार दोहरा लें। ध्वनि वर्ण सामंजस्य, एक वर्ण एक ध्वनि आदर्श स्थिति, नियमों से अनेक ध्वनियों की व्यवस्था, आगत ध्वनियों के लिए नए चिन्ह, हिंदी भाषा का मानकीकरण लेखन के संदर्भ में, वर्ण का आकार और उसकी आकृति, वर्णमाला का क्रम, वर्तनी का मानकीकरण, उच्चारण और वर्तनी का संबंध, वाक्य संरचना का वर्तनी से संबंध, देवनागरी लिपि का राष्ट्रीय महत्व। देवनागरी संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली समेत कई भाषाओं की लिपि है। भारतीय भाषाओं के लिए यह वैकल्पिक लिपि बन सकती है। अलिखित भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि परिवर्धित देवनागरी नए चिन्हों की सुविधा देती है। आपको लिपि से संबंधित ये चर्चा कैसी लगी? बहुत अच्छी। जी, ये चर्चा उपयोगी तो है ही, साथ ही बहुत रोचक भी है। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।